गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और आप लोगों का जो पीवाईक्यू सीरीज है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहले साइंस वाला पोर्शन हो चुका है, 3 पार्ट उसका हुआ है। उसके बाद भी जो नए नए क्वेश्चंस हैं उसको जोड़कर हम दूसरा भी पार्ट लाएंगे। और आज है हिस्ट्री। हिस्ट्री का पार्ट 1। ये सभी पीवाईक्यूज हैं जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। इनके भी कोई पार्ट, आपके सब्सिक्वेंट पार्ट्स जो होंगे वो कंटिन्यूअस आते रहेंगे। आपका पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो शाम को हो चुका है। एंड इसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो पार्ट है ये भी कंटिन्यूअस आता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। तो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उनको सबको हम लेके चलेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, दैट फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, जी भाई, एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लाइक करो, कमेंट करो, ये सब मुझे, मैं नहीं बोलता, बट ये हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत होती है बट फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो यहाँ पर आ नहीं पाते। तो उनके पास वो वीडियो अगर पहुंचे तो आपको भी दुआ मिले, मुझे भी दुआ मिले। ठीक है, सबकी मदद हो सके बस। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग प्लीज, जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा बस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 15 सेकंड का, 15-20 सेकंड का टाइम दूंगा। उसमें से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा, उसके बाद मैं आके यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा। और जो बाद में देखेंगे, जो फेसबुक में या फिर यूट्यूब में जो बाद में देख रहे हैं, आप क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके अपने आंसर सोचिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा और आंसर। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन होते हैं? फर्स्ट होम मिनिस्टर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हमारे इंडिया के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं तो उनका नाम होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, होम मिनिस्टर तो ये बहुत ही फेमस चीज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कुछ सवाल आ सकते हैं तो सारे सवाल आ सकते हैं, तो सारे सवालों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहाँ पर चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी वाज द फर्स्ट इंडियन इंडियन वाइस रॉय, सॉरी वाइस रॉय बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था जो इंडियन था। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो उनका नाम होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फर्स्ट पीएम, फर्स्ट पीएम इज जवाहरलाल नेहरू। ये तो सबको पता ही होगा। अब जो चीजें आपको पता नहीं है, जो चीजें इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर टफ पूछा जाए तो भी हम तैयारी करेंगे जिससे टफ भी क्वेश्चन कर सके। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं आर के शनमुखम, आर के शनमुखम शेट्टी या चेट्टी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट एजुकेशन का मिनिस्टर कौन था, तो वो होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को हमने क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। जी गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग।
चलिए, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आते हैं दैट आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज of नेताजी सुभाष चंद्र बोस was formed in which country? आजाद हिंद फौज जो थी, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं, आजाद हिंद फौज कौन से कंट्री में फॉर्म हुई थी? चलिए, आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी बताइए। चलिए, तो आजाद हिंद फौज कौन से कंट्री में फॉर्म हुई थी? दैट इज डी, सिंगापुर। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के अंडर में सिंगापुर में फॉर्म हुई थी। बट ये सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज को बनाया था ऑब्वियसली, बट उसको आप बोल सकते हो कि उसको तैयार टोटल जो जो रूप में वो आया था, उस रूप देने का काम किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज जब भी वर्ड आता है तो, ठीक है, आजाद हिंद फौज, तो यहां पर एक नाम याद रखिएगा जिसका नाम होता है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो थे वो उनके कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे वो कमांडर हुआ करते थे, पहला। दूसरी चीज, यहां पर आपको गांधी ब्रिगेड भी मिलेगा, गांधी ब्रिगेड। एंड अगर आपको कहा जाए कि जो फीमेल्स थे, फीमेल्स के लिए कौन सा ब्रिगेड था, ये जो टोटल फीमेल्स जो कौन से ब्रिगेड में आते थे, तो वो होती हैं रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, तो फीमेल जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड में आती है। ठीक है, अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक और चीज याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आपको दो टाइप का सवाल पूछे जा सकते हैं, तो सब कवर कर देंगे। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज छोड़कर और कौन सा ग्रुप बनाया था? तो और एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरी चीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा, उनका जो बर्थडे होता है, उनका जो बर्थडे होता है दैट इज 23 जनवरी। तो ये जो बर्थडे होता है, इसको एक नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। ठीक है, एंड एंड अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस कौन से जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें प्रेसिडेंट बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस दो प्रेसिडेंट बने थे। एक होता है त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस, दूसरा होता है हरिपुरा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, त्रिपुरी एंड हरिपुरा कॉन्फ्रेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट ऑब्वियसली लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। ठीक है, तो त्रिपुरी एंड हरिपुरा कॉन्फ्रेंस जो आईएनसी का था, उसको सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, उनका बर्थडे को पराक्रम दिवस कहा जाता है। एंड त्रिपुरी और हरिपुरा कॉन्फ्रेंस में वो थे। उसको छोड़कर आजाद हिंद फौज से ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब आया है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बोल दूं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पर सेट करूंगा। अगर मैं आप लोगों को जस्ट पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी बोल सकते हो कोई भी सजेशन है कि सर आप ऐसे कीजिए, ठीक है, दूसरा दूसरा सब्जेक्ट में मत बोलिएगा, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट तो हम करेंगे। तो अगर कोई सजेशन है कि सर ऐसे बोलिए, या फिर इसमें ये चीजों को ऐड कीजिए, ये चीजें थोड़ा सा कम कीजिए, तो ये से जो चीजें अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे प्लीज बताइएगा, मैं इन चीजों को जितना हो सके इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही अकेला हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप भी हो, तो हम दोनों ही हैं। तो मेरी जो चीजें हैं तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, लेकिन आप अपनी जो अगर कोई सजेशन है तो प्लीज उसमें दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इन इंडिया द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द कॉलोनी।
है ना। तो यहाँ पर जो कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी से कभी कभी सवाल ऑब्वियसली पूछा जाता है, कॉलोनी से सवाल तो पूछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, तो पौंडीचेरी, सॉरी, फ्रेंच कॉलोनी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? फ्रेंच कॉलोनी स्टार्ट हुई थी इन पौंडीचेरी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? वो होता है पौंडीचेरी से। अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए, जैसे गोवा। गोवा इज अ परमानेंट बेस ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है, परमानेंट बेस ऑफ पोर्तुगीज, जो पोर्तुगीज थे तो वो गोवा को जो हेडक्वार्टर के हिसाब से यूज करते थे। एंड ये जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम था ब्रिटिश फोर्ट। ठीक है, फोर्ट विलियम है ब्रिटिश फोर्ट। ये आज भी फोर्ट विलियम आपको दिखेगा इन कोलकाता। तो कोलकाता का जो ब्रिटिश हेडक्वार्टर हुआ करता था वो था फोर्ट विलियम। ठीक है, ये ब्रिटिश हेडक्वार्टर होता था। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको चीज पता होनी चाहिए, एक जगह पर कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, कभी कभी किसी को कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जब भी ब्रिटिश की बात होगी, ठीक है, ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री कहां पर है? ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री कहां पर है? तो ब्रिटिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री कहा जाता है वो कहा जाता है सूरत। ठीक है, कहीं कहीं आपको मसूलीपट्टनम भी मिलेगा, थोड़ा सा आज क्लियर कर देता हूं आपको। मसूलीपट्टनम भी मिलेगा। तो मसूलीपट्टनम जो होता है, ये जो मसूलीपट्टनम होता है वो ब्रिटिश का टेम्पोररी था। ठीक है, टेम्पोररी एरिया था मसूलीपट्टनम। तो पहले मसूलीपट्टनम एक टेम्पोररी एरिया उन्होंने बनाया था, टेम्पोररी। उसके बाद जो फैक्ट्री बनी है, जो मेन फैक्ट्री बनी है, वो बनी है सूरत में। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर बनी है ब्रिटिशर्स का, तो वो सूरत होगा। ठीक है, वो होता है सूरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, उस समय का जो मूवी आया था पानीपत, आपने देखा होगा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक एक्टर थे, मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, दैट इज नोन एज अर्जुन कपूर। ठीक है, अर्जुन कपूर थे। तो अर्जुन कपूर पानीपत उन्होंने बनाया था, तो अर्जुन कपूर ने अच्छा एक्टिंग किया था। ठीक है, अगर किया होता तो अच्छा एक्टिंग किया था। तो अर्जुन कपूर थे उसमें। तो पानीपत में माठास के साथ अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई वहां पर देखी गई है। तो ये कौन से पानीपत की बात कर रहे हैं? पंडित जी। ठीक है, मैं आप लोगों से, जितने भी आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके ना क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग में हो या फिर ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। बट जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भी आता तो तुक्का ही मारिए, कोई इशू नहीं है, तुक्का ही मारिए। बट क्या होगा, जब आप गलत जवाब दोगे और सही जवाब होगा तो वो जवाब आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर याद कैसे रखे, याद ऐसे रखा जाता है, जितना आपका ब्रेन उसमें काम करेगा उतना ही ज्यादा वो चीजें याद होती है। ठीक है, तो आप लोग तुक्का ही मारिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मारिए। अच्छा, तो मराठास के साथ अहमद शाह अब्दाली का कौन सा बैटल हुआ था? दैट इज नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, द रिसेंट मूवी पानीपत व्हिच डिपिक्ट्स द बैटल बिटवीन फोर्सेस ऑफ मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली इज नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जो फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का वो होता है इन 1526 बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में याद रखिएगा, बाबर ने इंडियन लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी बैटल्स हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बार कैनन्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, कैनन्स का।
तो यहां पर ये भी चीज याद रखिएगा। सेकेंड बैटल होता है बिटवीन अकबर वर्सेस हिमू। ठीक है, एक अफगान रूलर था, अफगान, असली में ये तो इंडियन ही था, अफगान टेरिटोरी का जो रूलर था उसका ही ये सेनापति था। इसका पूरा नाम होता था विक्रमादित्य हेमराज, विक्रमादित्य हेमराज। तब अकबर, जब भी जहांगीर जो सॉरी हुमायूं जो है, हुमायूं की डेथ होती है उसके नेक्स्ट ईयर ही ये होता है। कब होता है? 1556, 1556। नेक्स्ट बैटल होता है पानीपत का बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, 1761। और फोर्थ बैटल कभी हुआ ही नहीं, छोड़ दो। ठीक है, और पानीपत, ये जो वर्ड आता है पानीपत, पानीपत होता है हरियाणा में। ठीक है, पानीपत होता है हरियाणा में। अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली में उस समय पानीपत का एक बहुत बड़ा मैदान होता था, अभी तो घर बन गया है, पर मैदान होता था जहां से आना पड़ता था, तो वहां पर लड़ाई होती थी, तो इसलिए पानीपत फेमस था उधर। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द इंडियन सिटी ऑफ कोची वाज अर्लियर कॉल्ड एज। तो कोची का पहला नाम क्या था जहां पर फर्स्ट टाइम वास्को दा गामा आया था और यूरोपियंस को पहली बार पता चला कि यहाँ पर इंडिया में इतने सारे स्पाइसेस मिल सकते हैं विथ वाटर रूट। जल्दी बताइए। ठीक है, तो द इंडियन सिटी वाज अर्लियर, इंडियन सिटी ऑफ कोची वाज अर्लियर कॉल्ड एज, दैट इज कोचीन। ठीक है, कोची जो नाम होता है वो होता है, उससे पहले जो नाम था दैट इज कोचीन। देखो, यहाँ पर दो वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक कालीकट एक कोचीन, तो कौन सा होगा? कोचीन से बाद आया है कोची, कोची। ठीक है, और कोचीन और से पहले जो वो एरिया था उस एरिया का नाम था कालीकट। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल अकाउंट देखो तो कालीकट एंड कोचीन वाज नॉट द सेम एरिया, थोड़ा सा डिफरेंट एरिया था, थोड़ा सा डिफरेंस जस्ट था। तो कालीकट और कोचीन पास पास ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट था उस समय। लेकिन उस समय पहले जब वास्को दा गामा आया था तो वो जो पूरा का पूरा एरिया था उस समय को उसको कालीकट ही कहा जाता था। तो कालीकट में सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे इन 1498, कालीकट में आए थे वास्को डा गामा, वास्को डा गामा। तो वास्को डा गामा आते हैं और वास्को डा गामा जिस रूट से आते हैं तो वहां पर एक केप होता है, केप को बहुत बार पूछा जाता है। तो वास्को डा गामा जिस रूट से आए थे तो वहां पर होता है केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है केप ऑफ गुड होप से लेकर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डूरन लाइन, डूरंत लाइन इज अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर सेपरेट्स, किसको इसको सेपरेट करती है डूरन लाइन? अभी डूरन लाइन बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। तो डूरन लाइन सेपरेट्स, किसको इसको सेपरेट करती है? ठीक है, वही 15 सेकंड आपके पास है, जल्दी बताओ। जी, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डूरन लाइन किसको किसको सेपरेट करती है? डूरन लाइन सेपरेट करती है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को। ठीक है, डूरन लाइन सेपरेट करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। और रिसेंटली
अफगानिस्तान पाकिस्तान, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर बॉम्बिंग कर दिया था और इसकी वजह से जो अफगानिस्तान फोर्सेस हैं, अफगानी फोर्सेस हैं, जो तालिबान फोर्सेस हैं अभी, तो वो फोर्सेस ने हमला कर दिया है पाकिस्तान के ड्रोन लाइन के ऊपर। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, 58 के आसपास लोग मारे गए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर होता है, इंडियन पाकिस्तान जो बॉर्डर होता है, इसको कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन। और ये जो रेडक्लिफ लाइन है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है एंड जो भूटान है, इन दोनों का साथ इंडिया का जो बॉर्डर होता है उसको भी रेडक्लिफ लाइन ही बोलते हैं। एक पर्सन थे जिनका नाम था साइरिल रेडक्लिफ। साइरिल रेडक्लिफ। तो वो जो साइरिल रेडक्लिफ आते हैं और जो लाइन बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। अच्छा, इंडिया चाइना के बीच ऑब्वियसली आपको पता होगा, इंडिया चाइना के बीच जो होता है दैट इज नोन एज मैकमोहन लाइन। इंडियन चाइना के बीच जो लाइन होती है दैट इज नोन एज मैकमोहन लाइन। ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज जान लो, बहुत सारे लोग पीओके जो होता है ना, पीओके या एलओसी के बारे में सुनते हैं, एलएसी के बारे में सुनते हैं, तो यहां पर जान लो, इंडिया पाकिस्तान का पूरा जो बॉर्डर है दैट इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन। लेकिन अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का जो पीओके वाला एरिया होता है ना, पीओके वाला, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, वो उधर से बोलते हैं उसको आजाद कश्मीर, और यहां पर बोलते हैं गुलाम कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो बोलते हैं। हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जो पीओके वाला एरिया होता है, वहां पर जो बॉर्डर होता है उसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी पूरा का पूरा बॉर्डर नहीं है, एलओसी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वाला जो एरिया होता है जहां पर पीओके है, वहां पर जो लाइन होती है तो इसको बोलते हैं एलओसी। और इंडिया चाइना के साथ जो अक्षय चिन्ह वाला एरिया है, अक्षय चिन्ह वाला एरिया है, वहां पर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। तो अक्षय चिन्ह वाला जो एरिया होता है, अक्षय एरिया का नाम है, चिन्ह का मतलब होता है फ्लैटलैंड, अक्षय फ्लैटलैंड। तो वो जो फ्लैटलैंड में जो बॉर्डर बनता है उसको हम बोलते हैं एलएसी। ठीक है। तो ये हुआ बॉर्डर वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। द बुद्धिस्ट स्तूपा मॉडल टपटप बुद्धिनाथ स्तूपा ऑफ नेपाल इज नोन एज। ठीक है। कौन सा बुद्धिस्ट स्तूपा जो नेपाल के बुद्धिनाथ टेम्पल के जो स्तूपा है उसके हिसाब से बनाया गया था, उस समय बनाया गया था, तो उस स्तूपा का नाम क्या होता है? ठीक है। क्वेश्चन आंसर आया है कुछ? देख लेते हैं। नहीं, किसी का आंसर नहीं आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टेंगा पानी। ठीक है, टेंगा पानी। तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सवाल होते हैं, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट, कि आप आओ तो आओ, नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा केस है। अब जब स्तूपा से आती है तो एक फेमस, बहुत फेमस स्तूपा है इंडिया में, दैट इज नोन एज सांची, सांची स्तूपा। तो एक क्वेश्चन आपको वैसे पूछा जा सकता है कि सांची स्तूपा किसने बनाया है? ये बता सकते हो? जल्दी बताइए, या अगर ये आंसर दे सकते हो कि सांची स्तूपा किसने बनाया है। CDAB, बहुत बढ़िया। जिसका चले जी, एकदम बहुत बढ़िया जवाब आया है। तो सांची स्तूपा किसने बनाया है? दैट इज अशोका। ठीक है, सांची स्तूपा बनाया गया है भाई अशोका। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है, लाचित बोरफुकन इज द कमांडर ऑफ अहोम किंगडम फॉर द बैटल ऑफ सरायघाट। ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है अगर आप आसाम में हो। ठीक है, आसाम में लाचित बोरफुकन इज द, आप बोल सकते हो लिटरली इज अ गॉड टाइप का।
ठीक है, जब भी ब्रेवरी की बात आती है तो लचित बोरफुकन का नाम जरूर आता है। तो लचित बोरफुकन ने जो लड़ाई लड़ी थी, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ सरायघाट, ये कब हुई थी? बैटल ऑफ सरायघाट कब हुई थी? जी, एक का जवाब आया है। जी, बहुत बढ़िया। तो लचित बोरफुकन का जो बैटल ऑफ सरायघाट होता है, तो बैटल ऑफ सरायघाट कब होता है? दैट इज ऑप्शन ए, 1671। द लचित बोरफुकन द कमांडर ऑफ अहोम किंगडम फॉर द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। ठीक है, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी है और बहुत ही फेमस इनका। अगर आप कभी गुवाहाटी गए हो, अगर हम में से कोई कभी गुवाहाटी गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सरायघाट ब्रिज भी है। ठीक है, सरायघाट ब्रिज भी है। और अगर आप कभी गुवाहाटी में जाके अगर आप फैंसी बाजार की तरफ जाओ, तो फैंसी बाजार में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो वहां पर लचित बोरफुकन का मूर्ति भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एज पर द स्टडीज ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट इज सेड दैट मालिनीथान टेम्पल, ठीक है, मालिनीथान टेम्पल वाज बिल्ड विथ। तो मालिनीथान टेम्पल कहां पर है? मालिनीथान टेम्पल इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक भगवान होती है, दैट इज भगवान गॉडेस मालिनी। तो उस गॉडेस मालिनी के बिहाफ में जो टेम्पल बनाया गया है, दैट इज नोन एज मालिनी थान टेम्पल। ये जब आप अरुणाचल प्रदेश का जीके पढ़ोगे, तो अरुणाचल प्रदेश के जीके में आर्कियोलॉजी में ये सवाल आता है। ठीक है, तो ये वाला बताइए कि कौन से स्टोन से बनाया गया है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। जी, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत, तीन चार लोगों को बहुत सही सही जवाब आया है। तो मालिनी थान टेम्पल किस स्टोन से बनाया गया है? तो मालिनी थान स्टोन बनाया गया है ग्रेनाइट स्टोन से। ठीक है, जो ग्रेनाइट स्टोन होता है, ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है मालिनी थान टेम्पल। जब आप अरुणाचल का पढ़ोगे, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ना होता है ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री वॉल्यूम ऑफ अकबर रेन कॉल्ड अकबरनामा वाज रिटन बाय। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाएंगे, बहुत बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्जाम में एक दो सवाल ऐसे आ ही जाते हैं। चलिए, तो बताइए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, अब लोगों का जवाब आया है। सी सी, एकदम सही। दैट अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है? अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। जी, एकदम। तो द थ्री वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द अकबर रेन्स टाइटल अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल। अच्छा, यहां से एक चीज याद रखिएगा, अबुल फजल का एक और बुक है जो आपको याद रखना है अकबर के ऊपर ही, दैट इज नोन एज आईनी अकबरी।
आईनी अकबरी। आईनी अकबरी ये जो बुक होती है ये लॉ बुक है। उस समय जो अकबर के जितने भी लॉज हैं, लॉज से जुड़े हुए जो बुक्स हैं, दिस नोन एज आईनी अकबरी। इसको छोड़कर बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे बुक होते हैं। इन कुछ बुक्स का नाम बता देता हूं जो आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार आया है। जैसे फर्स्ट, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद लिखा है अलबरूनी ने, ठीक है, अलबरूनी पहला। दूसरा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम वाज, गुलबदन बेगम वाज सिस्टर ऑफ हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट, तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी, तुजुकी बाबरी लिखा है बाबर ने खुद, ऑटोबायोग्राफी। तुजुकी बाबरी लिखा है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, शाहजहां नामा। शाहजहां नामा, शाहजहां नामा ये लिखा है इनायत खान। इनायत खान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो फेमस फेमस बुक्स हैं जो आपको एंशिएंट से भी बोल देता हूं। नेक्स्ट होता है इंडिका। इंडिका, इंडिका लिखा है मेगास्थेनिस ने। मेगास्थेनिस, ठीक है। उसके बाद फुकुकी। फुकुकी, फुकुकी लिखा है फाहियन। फाहियन। नेक्स्ट, सुयुकी। सुयुकी ये लिखा है ह्यूवेनसांग। ह्यूवेनसांग, ठीक है। मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, फाहियन आए थे सेकंड चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, जो गुप्ता एम्पायर के हैं। ये चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में आए थे, ये चंद्रगुप्ता टू गुप्ता के एम्पायर में आए थे। ह्यूवेनसांग आए थे हर्षवर्धन के कोर्ट में। और हर्षवर्धन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नोन एज हर्षचरिता किसने लिखा है? हर्षचरिता ये लिखा है बाणभट्ट, ठीक है, ये लिखा है बाणभट्ट। अच्छा, इनको छोड़कर एक और दो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही फेमस फेमस है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, ऑब्वियसली बड़ा नाम है। एक होता है आपका देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, या फिर आप बोल सकते हो अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये सब बुक किसने लिखा है? ये बुक लिखा है कालिदास, ठीक है, कालिदास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ बुक्स हैं जो आ, एक पर्टिकुलर के लिए है, पर्टिकुलर के लिए मतलब अगर पूछा जाए कि एंशियंट ग्रामर, एंशियंट ग्रामर किसने लिखा है? एंशियंट ग्रामर, तो उनका नाम होता है पाणिनि। एंशियंट ग्रामर पाणिनि। नेक्स्ट, योगा सूत्र, योगा सूत्र एंड महाभाष्य। योगा सूत्र एंड महाभाष्य ये किसने लिखा है? ये लिखा है पतंजलि, ठीक है। तो कुछ ऐसे बुक्स हैं, मैक्सिमम और भी बुक्स हैं तो सब कवर नहीं कर सकते इधर, लेकिन ये कुछ फेमस फेमस बुक्स हैं जो आपको हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो हिस्ट्री में ये सब बुक्स जो एंशियंट और मिडिवल है उनसे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जी, कालिदास, बाणभट्ट जी, हाँ ह्यूमेनसांग एकदम सही, आप लोग एकदम सही बोल रहे हो जी, बहुत बढ़िया। निगस्टनीस, आईने एक बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही सही बोल रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। दिमाग घूमने वाला कोई केस नहीं है भाई, मेरे दिमाग घूमने वाला केस नहीं है। आप जब इसको पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे, थोड़ा सा देखते रहोगे, तो आपको ये चीजें हैं वो दिमाग में सेट होती रहेंगी, इससे ज्यादा उतना टफ नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर सक्सेडेड द थ्रोन इन फरगना इन 1494, ठीक है। कौन सा मुगल एम्पायर, एम्पायर था जो फरगना जो एरिया था उसको उन्होंने कैप्चर किया था इन 1494? अब देखो,
ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर देते रहो, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे फरगना है कहां पर, पहले बता दूं, फरगना होता है अफगानिस्तान। तो जो आपको पता होगा, जो मुगल रूलर्स थे, दो अफगानिस्तान के ही रूलर असली में आए थे। अब ये जो फरगना है अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में कैप्चर कौन करने जाएगा? जो फर्स्ट रूलर होगा। मुगल रूलर रूलिंग स्टार्ट कब से हुई है? 1526 से। अब 1526 जो होता है वो बाबर का टाइम था, स्टार्ट हुआ हुआ उससे होता है ना। तो बाबर का जब टाइम था, तो 1526 से पहले आता है 1494। 1526 से पहले आता है 1494। अभी जो 1494 आता है, तो यहाँ पर बाबर ही रहेगा। बाबर के बाद हुमायूं बाबर का बेटा है, तो वो तो नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। शाहजहां बहुत बाद में आता है, ठीक है, बहुत बाद में आता है, तो शाहजहां भी नहीं रहेगा। तो यह ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस जो होता है वो भी यूज करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर सक्सीडेड थ्रोन इन फरगना इन 1494? दैट इज ऑप्शन इज बाबर। ऑप्शन होता है बाबर, ठीक है। हाँ एकदम, बाबर, हुमायूं, अकबर, एकदम जी। नहीं, बाबर। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार आया था, मैं ये क्वेश्चन भी बता दूं आपके, इसमें नहीं आया था, एक बार रेलवे में एक क्वेश्चन आया था कि बाबर के फादर का नाम पूछा गया था। बाबर के फादर का नाम पूछा गया था। अब मैक्सिमम जो लोग होंगे ना, वो खत्म, इस ऐसे क्वेश्चन में खत्म। बाबर के फादर का नाम क्या था? दैट इज नोन एज उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये होता है बाबर के फादर का नाम, ठीक है। वो भी फरगना के रूलर थे, तो उमर शेख मिर्जा थे बाबर के फादर। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे, अगर क्वेश्चन बहुत टफ भी करे तो भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर गढ़वा राइफल पोस्ट एज द नूरानांग ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर 1962 इज नोन एज। ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये अरुणाचल का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना चाहिए ऑब्वियसली, बताइए। नहीं, अकबर नहीं होगा, ओना, अकबर नहीं होगा, क्योंकि अकबर का जन्म जब हुआ था, अकबर का जन्म होता है इन 1542। अकबर का जन्म होता है 1542 में। तो 1542 में जब जन्म होता है, तो वो 1494 में कैसे होगा? जी, एकदम सही है जी। तो द फोर गढ़वा राइफल पोस्ट एट नूरानांग ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 इज ऑल्सो नोन एज जशवंतगढ़। जशवंतगढ़ जी। तो उस समय जब 1960, थोड़ा सा मैं, जिनको पता है तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता या फिर दूसरे स्टेट से जो देख रहे हो, मेघालय या फिर कहीं से देख रहे हो, तो एक चीज बता दूं, 1962 में क्या होता है, इंडियन चाइना वॉर हुआ था, जहां पर इंडियन आर्मी ने बहुत ब्रेवली लड़ाई किया था। हार गए थे अलग बात है, बट बहुत ब्रेवली लड़ाई किया था। तो वहां पर तवांग के पास एक पोस्ट में, तवांग के पास पोस्ट में एक पर्सन थे जिनका नाम तो होता है जसवंत सिंह रावत। तो जसवंत सिंह रावत क्या होते हैं, उन उनके पोस्ट पे जो चाइनीज आर्मी है वो हमला कर देती है। अभी चाइनीज आर्मी जब हमला करती है, तो सभी जो इंडियन आर्मी है, तो उनको कहा जाता है कि आप वापस आ जाइए, फॉल बैक कर जाइए। सब चले गए थे, सिर्फ जसवंत सिंह रावत वहां पर रुक गए कि वो नहीं जाएंगे। तो वहां पर दो फीमेल्स थी, मोनपा ट्राइब की दो फीमेल्स थी। एक का नाम होता है सेला, एक का नाम होता है नूरा। सेला और नूरा की मदद से वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोस्ट में वो गन, जो राइफल्स है, वो राइफल फिट करते हैं, और भाग भाग के जाकर, इधर से उधर से जाकर वो राइफल से शूट करते थे, जिससे आर्मी को, चाइनीज आर्मी को लगे कि बहुत सारे लोग हैं।
तो ऐसे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं 3 दिन तक। उसके बाद क्या होता है, चार्मी जो चाइनीज आर्मी है उनको सराउंड कर लेती है और वो शहीद हो जाते हैं। तो जब शहीद हो जाते हैं तो चाइनीज आर्मी जब उनको देखती है कि सिर्फ एक ही पर्सन था, ठीक है, एक ही पर्सन था, तो उनको ब्रेवरी के लिए, ऑनर के लिए उनकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब उनको वापस कर दिया जाता है, इंडियन आर्मी को लौटा दिया जाता है, कुछ भी नहीं रखते वो लोग, ठीक है, वो वापस कर दिया जाता है। और वहां पर उनका एक मंदिर जैसा बनता है, दैट इज नोन एज जसवंतगढ़, द फोर्ट ऑफ जसवंत, ठीक है। और जो दो पर्सन थे, एक का नाम सेला था, एक का नाम नूरा था, तो उनका नाम पे भी वहां पर एरियाज बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे जो नूरानांग एरिया है, नूरानांग, तो वो नूरा के नाम से ही आया है, नूरानांग। और यहाँ पर जशवंतगढ़ में एक फॉल्स भी होता है, एक फॉल भी होता है, फॉल्स, दैट इज नोन एज नूरानांग फॉल्स, ठीक है, नूरानांग फॉल्स। ऐसे इंडिया में ब्रेवरी के किस्से भरे पड़े हैं, ठीक है। और उनको जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है वो भी उनको दिया गया था, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। चलो, पोस्ट ह्यूमसली ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको याद रखना है, दैट इज जसवंतगढ़। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है गोल्डन पैगोडा एट टेंगापानी बिलोंग्स टू। गोल्डन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, ठीक है, 3-4 बार तो मैंने क्वेश्चन खुद ही देखा है ये। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आंसर क्या होगा? जी, बहुत बढ़िया, सबका जवाब एकदम सही आ रहा है। तो गोल्डन पैगोडा ऑफ टेंगापानी बिलोंग्स टू, दैट इज थेरावादा बुद्धिज्म, ठीक है, थेरावादा बुद्धिज्म। और जब भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे, तब जब अरुणाचल जी के पढ़ोगे, तो अरुणाचल जी के पढ़ने से जब आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे तब ये गोल्डन पैगोडा का नाम भी वहां पर आता है। अच्छा, गोल्डन पैगोडा के साथ साथ एक और पैगोडा वर्ड यूज किया जाता है, ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आपके एसएपी भी एसएसबी में नहीं आया, लेकिन मैं बाकी जो एग्जाम्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मच कर रहा हूँ। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज एक मंदिर है जिसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा। अभी जो ब्लैक पैगोडा आप सुनोगे, तो आप सुनो, पैगोडा सुनते ही आपको लगेगा कि ये एक बुद्धिज्म है, लेकिन असली ये बुद्धिज्म का मंदिर है ही नहीं। ये कौन सी मंदिर होती है? ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा याद रखिएगा, एक ओडिशा में एक मंदिर होती है जिसका नाम होता है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। ये जो कोणार्क सन टेम्पल होता है इसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। चलिए, बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा है, थेरावाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टील वॉल रोड, स्टील वॉल रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। तो स्टील वॉल रोड किस टाइम पे इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था? आपको पता होगा कि अरुणाचल के ऊपर से स्टील वॉल रोड जाता है, जो आसाम से अरुणाचल होके म्यांमार तक जो स्टील वॉल रोड बनाया गया था। एक अमेरिकन मेजर थे जिनका नाम स्टीलवेल था, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, तो इनके नाम से ही वो बनता है, दैट इज नोन एज स्टील वॉल रोड। तो ये स्टील वॉल रोड किस, कब बना था? ठीक है, तो स्टील वर्ल्ड रोड कब बना था? स्टील वर्ल्ड रोड बना था इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तब जापानीज जो आर्मी है, जापानीज आर्मी को काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए यहाँ पर एक रोड बनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, नेफा वाला एरिया में एक नॉर्थ रोड बनाया जाता है, दैट इज नोन एज स्टील वर्ल्ड रोड, ठीक है।
सेकंड वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एकदम सही सही जवाब दे रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी फाउंड इन कोलकाता। ठीक है, कौन सा चीज जो आपको कोलकाता में मिलेगा, इनमें से कौन सी चीज जो कोलकाता में मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसमें कि कौन सी चीज आपको मिलेगी यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी फाउंड इन कोलकाता, दैट इज नोन एज हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता में मिलती है। हावड़ा ब्रिज इज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन कोलकाता एंड हावड़ा। वहां पर हावड़ा ब्रिज पार करते ही आपको हावड़ा स्टेशन भी मिलेगा, वर्ल्ड का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, वो भी मिल जाएगा। अच्छा, गोल गुम्बज कहाँ पर होता है। गोल गुम्बज होता है बीजापुर। ठीक है, गोल गुम्बज होता है बीजापुर, वो होता है कर्नाटका में। गोल गुम्बज होता है बीजापुर कर्नाटका में। ये जो गोल गुम्बज है उस समय बीजापुर के एक रूलर थे, बहुत ही फेमस रूलर थे, जिनका नाम था आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह इसको बनाते हैं गोल गुम्बज को। हैंगिंग गार्डन्स कहां पर मिलेगा, हैंगिंग गार्डन्स आपको मिलेगा इन मुंबई। हैंगिंग गार्डन्स मिलेगा मुंबई। और ये जो मुंबई है, इसको हैंगिंग गार्डन्स को छोड़कर इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज फिरोज शाह गार्डन। ठीक है, फिरोज शाह गार्डन्स, ये भी बुलाया जाता है हैंगिंग गार्डन को। एंड जो हवा महल होता है, हवा महल आपको ऑब्वियसली जयपुर में मिलेगी। जयपुर में एक पर्सन, एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह। ये जो प्रताप सिंह है, उन्होंने इस हवा महल को बनाया था। हवा महल में मजेदार बात यह है कि हवा महल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 953 और 58, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 953 होगा या 58 होगा। तो 953 आपके विंडोज होते हैं। ठीक है, हवा महल में 953 विंडोज है। मजेदार बात यह है कि विंडोज तो है, बट विंडोज के एंगल को ऐसे बनाया गया है कि आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते। अंदर से आप बाहर देख सकते हो, अंदर अगर खड़े हो गए तो पूरा का पूरा एरिया दिखेगा, बट आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते, इतने सारे खिड़की होने के साथ साथ। उस जगह को, जो खिड़की होता है ना, उसको कहा जाता है झरोकास। ठीक है, झरोका, उसको बोलते हैं झरोका। तो जो झरोका होता है, उससे आप अंदर से बाहर नहीं देख सकते, सॉरी, बाहर से अंदर नहीं देख सकते, अंदर से बाहर देख सकते हो। ठीक है, चलिए हवा महल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदास कितने नंबर में होते हैं। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये तो आप लोग आराम से कर दोगे, तो इसमें मैं ज्यादा आपको टाइम भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो जो मेनली वेदास है, वेदास के बाद जो लिटरेचर आता है वो होता है ब्राह्मण। ब्राह्मणा, ब्राह्मणा के बाद जो लिटरेचर आता है वो होता है आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक के बाद जो लिटरेचर आता है वो होता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है पुराण, एंड पुराण के बाद आता है एपिक। पुराण के बाद आता है एपिक्स। एपिक दो होते हैं, रामायण महाभारत। ठीक है, तो वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, एपिक, ऐसे सिस्टम में आपको वैदिक जो लिटरेचर है वो आता है। अगर मैंने आपको, आप में से कोई देख रहा है जिसको मैंने हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, एंशियंट हिस्ट्री,
तो मैंने वहां पर आपको जरूर बताया होगा कि वेदास के बाद ब्राह्मणा क्यों आता है, उसके बाद आरण्यक क्यों आता है, उपनिषद क्यों आता है, पुराण क्या होते हैं, तो मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था ऑब्वियसली। तो वेदास हाउ मेनी नंबर्स, ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, दैट इज 4। ठीक है, तो वेदास कितने होते हैं, वेदास होते हैं 4। ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो वेदा होता है दैट इज नोन एज ऋग, उसके बाद शाम, उसके बाद यजुर, उसके बाद अथर्व। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार मीनार इज लोकेटेड इन, चार मीनार कहां पर मिलता है, चार मीनार, जल्दी बताइए चार मीनार कहां पर मिलता है। जी, ए डी डी ए सबका आ रहा है, सब आंसर देते रहो। और मैं फिर से बीच में आप लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग हो सके तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप किसी के साथ भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे जिनको पता नहीं है या फिर जिनके पास वो ऑप्शन नहीं है पढ़ने का, उनको भी थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो आपकी एक शेयर शायद एक पर्सन की लाइफ भी चेंज कर सकती है, तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चार मीनार कहां पर होता है, तो चार मीनार आपको मिलेगा कहां पर, एकदम सही, दैट इज बहुत सारा सही जवाब आ रहा है। तो चार मीनार आपको कहां पर मिलेगा, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में सबसे फेमस जो एरिया होता है दैट इज नोन एज चार मीनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज लोकेटेड इन, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो होती है वो कहां पर होती है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर होगी। ठीक है, तो सही जवाब आ रहा है एकदम। तो नालंदा कहां पर है, नालंदा होता है इन बिहार। ठीक है, नालंदा होता है बिहार। अच्छा, नालंदा से आपको दो चीजें याद रखती है बस। पहली चीज, नालंदा को बनाया किसने था। ठीक है, नालंदा को बिल्ड किसने किया था, तो नालंदा को बिल्ड किया गया था बाय कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स में से आते हैं चंद्रगुप्ता टू, उसका ही बेटा होते हैं कुमारगुप्ता। लेकिन अगर आपसे पूछा के जाए कि नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया था, नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो उनका नाम होता है बख्तियार खिलजी। नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया था, उसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। तो जो मोहम्मद घोरी हुआ करते थे, तो मोहम्मद घोरी के कुछ जनरल्स होते थे, जो उसमें से एक जनरल होते हैं बख्तियार खिलजी। एक जनरल, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो एक जनरल का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक जनरल होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक जनरल होता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए, तो आज हम इधर तक ही इसको रखते हैं। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम कल हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस है, बहुत ही कम क्वेश्चंस है, लेकिन जितना हो सके हम उन पर देखेंगे। अच्छा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, आपको सब बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा, लेकिन इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मत लीजिएगा, इसको जीके के हिसाब से भी लीजिएगा, जितना हो सके आप जीके यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, जीके के हिसाब से भी ये क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं पर जैसा नहीं कराया जाता है, जो सबको प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम आपको ना हो, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सबसे बेस्ट मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। और ये जो साइंस वाला पोर्शन है, साइंस का हमने जितना खत्म कर दिया था, उसके बाद भी साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे, तो साइंस का भी एक छोटा सा पोर्शन होगा, तो वो पोर्शन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं। थैंक यू।